हेलो। लेक्चर नंबर 13। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। हम लोग कंसिडरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। क्या होता है कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ भी दिया जाता है उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। फिर हमने उसके कुछ लीगल रूल्स पढ़े थे, यहां तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक आज से शुरू करेंगे। तो टॉपिक का नाम है sue by a third party to the contract इसी को stranger to contract and stranger to consideration भी बोलते हैं। मतलब ये चीज भी इस टॉपिक में कवर होती है। तो चलिए देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या लगता है क्या होता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट? हाँ जी, क्या होता है ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट? हमेशा अनजान से ही करते हैं यार। क्या होता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट? पीछे लास्ट आप छुट्टी पे थे, आपने लेक्चर ले लिया था, ठीक है। क्या होता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या लगता है आपको? उसमें कुछ क्या? हाँ जी, अनजान कॉन्ट्रैक्ट, अनजान से कॉन्ट्रैक्ट करना। अरे भाई अनजान से ही करते हैं। अच्छा, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या होगा फिर? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या होगा? कॉन्टेक्ट किया तो आपकी जगह आपकी जानकारी वो मुझे कुछ रिक्वेस्ट थे और उसके जगह कॉन्टेक्ट करके आपने किसी और की तरफ से आपने मेरे से कॉन्टेक्ट किया हो। तो इसमें स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या है? तुम तो ये बता रहे हो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने कंसिडरेशन दिया।
कल याद है हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि उसने बाइक खरीदी थी पर पेमेंट उसने ना करके उसके फादर ने किया था। देखो आज बेचारा आ भी नहीं पाया, उसकी वो बाइक पंचर हो गई है। तो ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, पर बी के बिहाफ पे सी ने ए को कंसिडरेशन दी। याद है वाला एग्जाम्पल कि कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों ने किया था पर इनके बिहाफ पे पेमेंट जो है वो किसी और ने दिया था। तो इस केस में इन तीनों में से कौन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है? सी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो सी कहलाएगा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। सी ने कंसिडरेशन दिया ए को, कंसिडरेशन में कौन नहीं है? बी कहलाएगा स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। अब एक नियम है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है केवल वही केस कर सकती है। देखो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो या तो मैं इस पे केस कर सकता हूं या ये मेरे पे केस कर सकता है। यही तो होगा ना भाई। ऐसा थोड़ी कोई और उठ के आ जाएगा, नितिन उठ के आ जाएगा मैं केस करूंगा, क्यों मन कर रहा है? ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। अगर मेरा और उसका कॉन्ट्रैक्ट तो या तो ये मेरे पे केस करेगा या मैं इस पे केस करूंगा, यही होता है। तो मुझे बताओ केस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बी वैलिड पार्टी है? क्या बी केस कर सकती है? तो ये वैलिड है। पर केस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सी वैलिड पार्टी है? क्या सी केस कर सकती है? तो केस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सी जो है वो वॉइड है, वो केस नहीं कर सकती। यहां तक नोट करिए। आ जाइए। VOID गलत, वैलिड मतलब सही, वॉइड मतलब गलत। बना लिया सबने आज तक? एवरीबडी डन? लिखिए फिर। A stranger to a contract means, a stranger to a contract means a person who is not a party, who is not a party to the contract, not a party to the contract, full stop. Such a person
such a person cannot bring a valid suit, SUIT. However, there are certain exceptions to this rule. तो हमने क्या बोला कि जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो केस नहीं कर सकता, जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो केस नहीं कर सकता, पर इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। मतलब अब मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा जिसमें वो इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो भी केस कर सकता है या वो भी एक्शन ले सकता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो कॉन्ट्रैक्ट में वही केस कर सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो केस नहीं कर सकता। पर अब हम एक्सेप्शन पढ़ने वाले, मतलब इन केसेस में वो इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, डिस्प्यूट में नहीं है, वो भी केस कर सकता है। तो एक एक करके पॉइंट लिखेंगे और हर पॉइंट के आगे एग्जांपल आएगा, साथ में लिखते चलिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, इन केस ऑफ ट्रस्ट a beneficiary, in case of trust, TRUST, comma, a beneficiary, BENEFICIARY, a beneficiary can enforce his right under the trust, though he was not a party to the contract between the settler, SETTLER, and the trustee, settler and the trustee. क्या मतलब है रे बाबा इसका? कोई ट्राई करना चाहेगा? चलिए कहानी सुने फिर इसको दोबारा पढ़ें। क्या नाम है आपका? आदित्य। और आपका? यशपाल। एक बार आदित्य ने यशपाल को बोला कि यार ऐसे कुछ मजा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं ना यार जिससे जब बाद में बड़े हो बूढ़े हो तो कम से कम अंदर से एक खुशी रहे कि हमने कुछ अच्छा काम किया, कुछ ऐसा जिससे सुकून मिले, दिल को खुशी हो। यशपाल बोला बताओ फिर क्या करना है। आदित्य ने कहा यार करते हैं ना, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, वो लोग जो अपने लिए नहीं कर सकते उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं। यशपाल ने कहा ठीक है यार, तेरी बात तो ठीक है, पर क्या करना है, कुछ आइडिया है दिमाग में? तो ये दोनों एक अनाथ आश्रम में गए। इन्होंने बोला कि हम अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वहां पे जो बैठे थे उन्होंने वो रिसिप्ट बुक खोल ली, बोलिए बताइए कितने का डोनेशन देना चाहते हैं। इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हमारे पास पैसे वैसे तो नहीं है। बोला अच्छा फिर कुछ क्या खाना वाना खिलाना चाहते हैं? बोले नहीं 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 नहीं। उन्होंने रिसिप्ट बुक साइड में रखी, बोला फिर क्या करना चाहते हैं? तो इन्होंने बोला हम एक काम करते हैं, देखिए हमारे पास पैसे तो है नहीं, पर
आप लोग यहीं का यहीं बैठे हुए हैं, कोई खुद आके डोनेशन दे गया तो बात अलग है। हम एक काम करते हैं ना, हम आप लोगों के बिहाफ पे बड़े बड़े शहरों में जाएंगे डोनेशन इकट्ठा करने के लिए। गुड़गांव जाएंगे, मुंबई जाएंगे, वहां बड़े बड़े ऑफिस हैं, और कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम डोनेशन आपके लिए ला सके। उनको लगा लोग तो भले इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा बड़ी मेहरबानी। इन्होंने कहा फिर अगर हो सके तो आप अपने अनाथ आश्रम का हमें आईडी कार्ड बनवा दे, वरना ऐसे तो हम पहुंचेंगे, कोई कौन क्या विश्वास करेगा। और डिटेल्स वगैरह में पूरी बता दें हर बच्चे की क्या है कैसे है। हम कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम डोनेशंस आपके लिए ला पाए, जितने बच्चों की मैक्सिमम भलाई हो पाए। उन्होंने कहा यार ये तो बड़े नेक दिल के इंसान है। इनको सारी डिटेल्स दी गई, सब कुछ बताया गया। इन्होंने कहा बस इतना सा कर दीजिएगा कि हम डोनेशन इकट्ठा करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे जाने आने में खर्चा होगा, उसके अलावा थोड़ा बहुत अगर कहीं रुकेंगे तो वहां खर्चा होगा, तो जो भी डोनेशन आया उसमें से ही हमारे खर्चे बस हमको दे दीजिएगा, हमें कुछ पैसे नहीं चाहिए, बस जो हमारा खर्चा हो रहा है वो हमें दे दीजिएगा, बाकी जो भी आएगा वो अनाथ आश्रम के लिए आप रख लीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लोग निकले पहले गुड़गांव के लिए, जहां बड़े बड़े ऑफिस हैं। अब देखो इनिशियली तो हर कोई इनको मना कर देता था, कई ऑफिस के बाहर तो गार्ड खड़े होते थे, वहीं से भगा देते थे। आपको पता है कोई एंटरटेन नहीं करता ऐसे यार। कोई बाई चांस मिल भी गया तो बोला बाद में देखेंगे, आप अपने अनाथ आश्रम का नंबर दे दीजिए हम देख लेंगे। मतलब इनके पास स्टार्टिंग के 5-6 दिन में तो जीरो डोनेशन, ऊपर से जगह जगह जा रहे हैं बेचारे, पैदल जा रहे हैं, कहीं बसों में जा रहे हैं। यशपाल तो फ्रस्ट्रेट हो गया, भाई तूने क्या काम ले लिया यार, ये 1 रुपया डोनेशन नहीं आया है। पर ये आदित्य डेडिकेटेड था, बोला नहीं तू चिंता मत कर, होगा होगा। 9-10 दिन बाद इनको किसी ने डोनेशन दिया इनके अनाथ आश्रम के लिए 10,000 रुपए। ये खुश हुए। फिर कुछ दिनों बाद थोड़े बहुत और डोनेशन मिले। लगभग महीने भर ये गुड़गांव में ऐसे जगह जगह अलग अलग ऑफिस में गए, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर इनके पास तकरीबन 60-70 हजार डोनेशन तो आ गया। पर इस महीने भर में इनको ये समझ में आ गया किससे क्या बात करें, क्योंकि पहले तो हर कोई भगा देता था। इनको तरीका समझ में आ गया किससे कैसे बात करनी है, क्या बात करें जिससे थोड़ी बहुत बात करने का मौका मिले, फिर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो महीने भर में सोचो इतने सारे लोगों से बात कर करके समझ गए थे किससे क्या बात करना है, कैसे बात करना है। उसके बाद ये मुंबई गए। मुंबई जाने से पहले गुड़गांव से पूरी ट्रेनिंग ले चुके थे, क्या बात करनी है, किससे कैसे बात करनी है। मुंबई में आप मानोगे नहीं बेटा, हर रोज 70-80 हजार की डोनेशन निकाल ही लेते थे कैसे ना कैसे कन्विंस करके। किसी ऑफिस में जाते थे 10,000, किसी में 15,000, किसी में 50,000। एक ऑफिस वाले तो इतने दयालु थे, वो अपने सभी इंप्लॉइज के पास उनको ले गए, सभी इंप्लॉइज को बोला कि ये नेक काम कर रहे हैं, इनके अनाथ आश्रम को सभी अपनी सैलरी में से 500 रुपए डोनेशन दे। उस ऑफिस में टोटल 500 एम्प्लॉय थे, 500 इंटू 500 समझते हो कितना होता है? तो बताओ कितना होता है? 2.5 लाख रुपए। वो एक ऑफिस से डोनेशन आ गया इनके पास। मुंबई का कलेक्शन बहुत बढ़िया हुआ, बेहद बढ़िया हुआ। महीना भर इन्होंने मुंबई में ये सब किया। ये सब करने के बाद ये जयपुर लौट आए। उन्होंने बोला कि अब मेरे साथ हमारे साथ ठीक ठाक डोनेशन उनके लिए इकट्ठा हो गया है, वापस चलते। अब कुछ लोग डोनेशन कैश में देते थे, कुछ लोग डोनेशन चेक से देते थे, अनाथ आश्रम के नाम पे ही सारा डोनेशन इन्होंने इकट्ठा किया और ये जयपुर आ गए। जयपुर आने के बाद इन्होंने डोनेशन को काउंट किया। चेक में डोनेशन आ चुका था 10 लाख रुपए, समझ रहे हैं आप, और कैश में भी डोनेशन आ चुका था 10 लाख रुपए। मतलब 2 महीने में इन्होंने 20 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए थे। जैसे ही इन्होंने अमाउंट का टोटल किया, यशपाल ने आदित्य को देखा, आदित्य ने यशपाल को देखा, बोला ये पैसा किसके लिए? आदित्य बोला जरूरतमंदों के लिए। यशपाल बोला सबसे बड़े जरूरतमंद कौन? आदित्य बोला हम। बेईमानी आ गई इनके अंदर। अब देखो जो चेक से डोनेशन आया उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, उनके नाम पे है वो, उसमें क्या ही कर लेंगे। जो कैश में डोनेशन आया था 10 लाख में से 6 लाख इन्होंने उड़ा लिए।
बचे 4 लाख, उसमें भी जो 2 महीने में इनका खर्चा हुआ था, वो 2 महीने का खर्चा इन्होंने लगभग मान लो 50-60 हजार रुपए वो भी निकाल लिए। कुल मिला के इन्होंने 6.5 लाख मोटा मोटा निकाल लिए। अनाथ आश्रम को फोन किया कि हमने आपके लिए ठीक ठाक डोनेशन इकट्ठा कर लिया, कल हम आ रहे हैं। इन्होंने डोनेशन दिया, चेक में 10 लाख और कैश में 3.5 लाख, अपना खर्चा काट के 3.5। उनके लिए तो वही बहुत बड़ा अमाउंट है। सोचो यार, लगभग कोई 13-14 लाख 2 महीने में डोनेशन इकट्ठा करके ले आया उनके लिए। वो तो बहुत खुश थे। इनको वीवीआईपी की तरह ट्रीट किया। 7 दिन बाद वो जो अनाथ आश्रम के बच्चे थे, उन्होंने इनके लिए प्रोग्राम तैयार किया। कोई गाना गा के दिखा रहा है, कोई डांस करके दिखा रहा है। एक तरफ से उनके मन में गिल्ट भी आ रही थी जब उनकी परफॉर्मेंस देख रहे थे, इन्हीं बच्चों का पैसा खा गए हम। पर वो फंक्शन के बाद ये बाहर निकले, गिल्ट भी निकल गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, दिक्कत नहीं होती अगर एक इंसान जिसने 50,000 रुपए डोनेशन दिया था कैश में, वो उस अनाथ आश्रम में कॉल नहीं करता। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जब पैसे निकाले थे ना, तो रसीद बुक में से कुछ पेजेस भी गायब कर दिए थे। इनके पास 2 रिसिप्ट बुक थी, एक रिसिप्ट बुक ही पूरी गायब कर दी थी, वरना पकड़ जाएंगे ना भाई कि कैश निकाल लिया है। तो फंसते नहीं अगर एक जिसने 50,000 रुपए कैश में डोनेशन दिया था वो अनाथ आश्रम को फोन ना करता। उसने फोन किया अनाथ आश्रम में कि सर, हमने आपके यहाँ पहले भी डोनेशन दिया 50,000 रुपए का, और हम आपके अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम आपके अनाथ आश्रम के होनहार जो बच्चे हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो जिंदगी में आगे कुछ कर सकते हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, उनकी जिंदगी भर की पढ़ाई स्पॉन्सर करना चाहते हैं। उन्होंने बोला थैंक यू, आपका नाम वगैरह बताइए। उसने नाम वगैरह बताया। उन्होंने रिकॉर्ड में चेक किया तो उसका नाम रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा था। अनाथ आश्रम वालों ने फिर से कॉल किया कि सर, आप कह तो रहे हैं आपने पहले 50,000 का डोनेशन दिया है, पर आपका नाम हमारे रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। बोले अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आपके वहां से वो आए थे ना 2 भले लोग, आदित्य जी और यशपाल जी, 50,000 रुपए कैश लेके गए थे हमसे। तो अनाथ आश्रम वाले समझ गए यहाँ पे कि भैया उन्होंने हमारी भलाई तो करी है, पर साथ में खुद की भलाई भी करी है। अब देखो, पैसे देने वाले कौन थे, वो लोग, लेने वाले कौन थे, ठीक है। पर फिर भी वो पैसा किसके नाम के लिए कलेक्ट किया गया था, उस अनाथ आश्रम के लिए। तो अगर उनको पैसा नहीं मिल रहा, तो चाहे वो उस कम्युनिकेशन की पार्टी नहीं थे, पर फिर भी वो इन पे केस कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो अमाउंट कलेक्ट किया गया था और उनको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल इस पॉइंट के नीचे लिख लीजिए। और इस पॉइंट को हम एक बार पढ़ते हैं। इन केस ऑफ अ ट्रस्ट, अ बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स द राइट। बेनिफिशियरी कौन था, वो अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम जो है वो राइट्स एनफोर्स कर सकता है अंडर ट्रस्ट, दो ही वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेटलर एंड दी ट्रस्टी। सेटलर एंड दी ट्रस्टी, वो इनके बीच की पार्टी नहीं था, पर फिर बेनिफिट तो उसको मिलने वाला था ना। तो अगर वो बेनिफिट उसको नहीं मिला बेनिफिशियरी को, तो वो इन पे एक्शन ले सकता है। लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया सबने। हम्म
ठीक है, नोटेड। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट, in case of a family settlement, if the terms of the settlement, if the terms of the settlement are reduced into writing, are reduced into writing, are reduced into writing, comma, the members of family, the members of family who originally had not been parties to the settlement, parties to the settlement, may enforce the agreement, may enforce the agreement, may enforce the agreement. May enforce the agreement. क्या मतलब है इसका? हाँ जी, क्या मतलब है? यहां फैमिली सेटलमेंट से मतलब क्या है? क्या ये बोला सेटलमेंट है, हम दो हमारे दो? नहीं। कौन सा वाला सेटलमेंट है ये जो ये लोग कह रहे हैं बंटवारा? वो सेटलमेंट की बात चल रही है यहां पे। मान लो 5 भाई थे, जिसमें 2 भाई ये थे, महावीर जी और नितिन जी। वो जो 5 भाई थे उसमें से 3 भाई जो थे वो तो जयपुर के बाहर सेटल हो गए थे। एक दुबई में था, एक यूएस में था, एक मुंबई में था। ये 2 भाई यहां पे थे। इन दोनों में बेहद प्यार। लोग बोलते थे भाईचारा हो तो ऐसा हो वरना ना हो। इनकी मिसालें दी जाती थी। ऐसे भाई होते हैं, देखो एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, हमेशा साथ में खेलने जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, साथ में अच्छे नंबर लाते हैं। धीरे धीरे बड़े हुए, बिजनेस में भी साथ में लगे हुए थे, बढ़िया काम चल रहा था, सब इनको बहुत मानते थे। कुछ टाइम बाद इनकी शादी हो गई, मतलब इसकी किसी और से, इसकी किसी और से। पर आपको क्या बताएं, शादी के बाद कुछ कुछ चीजें बदलने लग गई। महावीर बेचारा काम से घर आता, महावीर की बीवी उसको सुनाने लग जाती, वो देखो नितिन की बीवी को, काम कुछ करती नहीं है, सारा काम मेरे को करना पड़ता है, घर के सारे काम मेरे सर पे हैं। उसको जब देखो सेल्फी लेगी, रील बनाएगी, यही सब काम है। मैं क्या घर की नौकरानी हूं, वो मालकिन है क्या? अभी बेचारा क्या बोलता, बोला ठीक है बात करता हूं। वही नितिन बेचारा घर पे आए, उसकी बीवी उसके चालू, देखो जरा भाभी को, थोड़ा सा काम क्या कर लेती है, ऐसे जताती है सारा काम घर का उन्होंने उठा रखा है, हम तो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, ऐसे एहसान जताती है, ऐसे हमें तो कुछ आता ही नहीं है, बात करो जरा उनसे। ये बोला ठीक है देखता हूं। रोज जैसे ही बेचारे अपने घर पे आते, इसकी बीवी इस पे चालू हो जाती, इसकी बीवी इस पे चालू हो जाती। एक बार महावीर को लगा यार बात करनी चाहिए नितिन से, यार मेरी बीवी बेचारा सारा काम कर रही है। ये गया नितिन के पास, बोला जरा तुम अपनी बीवी को समझाओ। ये उल्टा भड़क गया, अरे भैया आप अपनी बीवी को समझाओ, दिन भर सुनाती रहती है, ताने देती रहती है, ये थोड़ी होता है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी कड़वाहट आने लग गई।
अब ये डाइनिंग टेबल पे साथ में खाना नहीं खाते थे। महावीर और उसकी बीवी उसके कमरे में खाना खाया करते थे, नितिन और उसकी बीवी उसके कमरे में खाना खाया करते थे। कुछ टाइम बाद ये चीजें और बढ़ने लग गई, इनकी लड़ाइयां और बढ़ने लग गई। घर के बाहर तक इनकी लड़ने की आवाजें आया करती थी। लोग बोल रहे थे देखो कैसा भाईचारा था, अब कैसे हो गए हैं दोनों। कुछ टाइम बाद लड़ाइयां और बढ़ने लग गई। हालत ये आ गई, अब महावीर ने जैसे ही सुबह इसकी शक्ल देखी, ये बोलता रहा अरे दिन ही खराब हो गया, पता नहीं किसकी शक्ल देख ली है। इन दोनों के बीच में बोलचाल ही बंद हो गया। कुछ टाइम में लड़ाइयां बहुत बढ़ने लग गई, बिजनेस में भी लड़ाइयां होने लग गई। एक बार तो ये दोनों घर के बाहर ही लड़ पड़े, चिल्ला रहे सड़क पे खड़े होकर एक दूसरे पे। महावीर कह रहा बस बस नितिन चुप हो जा वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। बोले हाँ आप और कर ही क्या सकते हो, यही तो करते रहते हो। उसने उसको खिंचा के चाटा मार दिया नितिन को। नितिन गोल चक्कर खा के वहीं पे गिरा। लोग इकट्ठे होके देख रहे। नितिन से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जहां ये गिरा था वहां पे एक ईंट पड़ी हुई थी। नितिन भी साउथ के हीरो की तरह उड़ के खड़ा हुआ, उसके सर पे सीधा ईंट मार दी, बेचारे का सर फोड़ दिया। इसको अस्पताल ले जाया गया। 14 टाके आए इसके। अब इन्होंने डिसाइड किया कि भैया ये दोनों साथ नहीं रह सकते, तो जानवर बन गए, तो खून ही कर देंगे एक दूसरे का, साथ छोड़ा तो इनको अलग करना ही बेहतर है, बंटवारा करो। साथ छोड़ेंगे तो जान ही ले लेंगे एक दूसरे की, जानवर कहीं के। तो अब बंटवारा हो रहा है। तो इनकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो इन दोनों ने आपस में बांट ली। चलेगा? क्यों? अरे पर उन्होंने तो किसी का सर ही नहीं फोड़ा, वो तो शहर में ही नहीं थे। क्या? पर फिर भी उनका भी तो हिस्सा है। तो चाहे वो डिस्प्यूट की पार्टी नहीं थे, वो डिस्प्यूट में इन्वॉल्व नहीं थे, पर फिर भी अगर उनका हिस्सा नहीं दिया गया तो उनके पास राइट है, वो इन पे केस कर सकते हैं। अब एक बार इसको दोबारा पढ़ लो, इस पॉइंट को एग्जांपल लिख लो जी। हाँ नहीं, इनकी प्रॉपर्टी ये क्यों देंगे अपने भाइयों को, जाहिर सी बात है। इसके दिमाग में अभी तक यही चल रहा है। तुम्हें लगता है ऐसा करने के बाद तुम्हारे लिए विल बनाई जाएगी और तुम दोनों के नाम पे करी जाएगी? कह रहा पहले से विल बनी हुई सर हम दोनों के नाम पे। अगर विल पहले से बनी हुई है तो विल को प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। वैसे इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, ऐसे जनरल नॉलेज की चीज पूछ रहा हूं। होता ना, फिक्स डिपॉजिट कराया, बैंक में एफडी कराई, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, उसमें नॉमिनी बना दिया। तो ऐसे एक आदमी था, उसने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए, उसमें नॉमिनी बना दिया अपने एक बेटे को। और ऐसे ही उस आदमी ने अपनी एक वसीयत बनाई, उसमें लिख दिया जो मेरी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी दूसरे बेटे को दी जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा? सवाल समझ रहे हैं आप? बढ़िया सवाल है आपके भविष्य के लिए, पता होना चाहिए आपको। क्या होगा इस केस में? अरे प्रॉपर्टी में सब वही सब ही है, ये सारी चीजें हैं, समझो आप। मान लो उस आदमी के पास 50 लाख रुपए की एफडी ही है और कुछ नहीं है। एफडी में उसने नॉमिनी बना रखा किसी और को, और अपनी वसीयत लिख दी, वसीयत में लिखा कि मेरा जो भी पैसा है वो किसी और को दिया जाए। अब किसको मिलेगा? मरने के बाद अर्थी कोई नहीं उठा रहा, दोनों लड़ रहे हैं वहीं पे खड़े होके। कौन सा केस? केस नहीं गया भाई, लॉ क्या बोलता है ये बताओ। वसीयत जिसके नाम है या नॉमिनी जिसको बनाया है?
बताइए पीछे क्या नाम है आपका? भानु। भानु जी क्या कहना है आपका इसके बारे में? नॉमिनी के नाम होगी। आप लोग मत लड़ो बेटा, अभी टाइम नहीं आया है। तो हमेशा ध्यान रखना विल को प्रेफरेंस दी जाएगी। नॉमिनी नॉमिनेटेड है कि जब तक ओरिजिनल ओनर नहीं मिलता तब तक उसके पास रहेगा। अगर वसीयत में किसी और का नाम है तो उसे उसको हैंडओवर करना पड़ेगा। चलिए, आपने डिस्कस किया था, ऐसे ही मैं कनेक्टेड था, मैंने पूछ लिया, अपने कोर्स का पार्ट नहीं है वैसे ये। लिख लिया सबने ये पॉइंट? लिखिए लिखिए। जी, तो फिर लड़ाई किस बात की है बेटा? फिर कहां दिक्कत है? हाँ जी। जैसे 5 पेड़ गए बाहर, अब 3 तो बाहर चले गए, ठीक है, 3 दो दो पेड़ उनके उन तीनों ने मिलके एक घर बनाया, पापा तो मतलब कि ऐसे जाएंगे उनकी, तो वो घर के 5 में बटेगा नहीं। अगर फादर के नेम पे है तो। हम्म। और कोई ऐसा जनरल नॉलेज वाला सवाल? सब सादी गड्डी बिठा रहे हैं, चलो खैर लिखें। इन द केस ऑफ in the case of certain marriage contract oblique agreement, in the case of certain marriage contracts oblique agreements, in the case of certain marriage contracts oblique agreements, comma, a provision may be made, a provision may be made for the benefit of a person, for the benefit of a person, comma, he may file the suit, he may file the suit though he is not a party to the agreement, though he is not a party to the agreement. क्या मतलब है? चलिए कहानी सुनते हैं फिर पढ़ते हैं। क्या नाम है? यश। हमारे यश ने खूब मेहनत करी, पढ़ाई लिखाई करी, पढ़ लिख के सीए बन गया ये। उसके बाद इसने जीवन साथी प्रोफाइल बनाई। एक फैमिली को इनकी प्रोफाइल बहुत पसंद आई, उन्होंने से बातचीत करी, बात करने में काफ़ी डिसेंट लगा, तो उस लड़की के पापा ने अपनी बेटी की शादी इनसे करा दी। खुश थे बहुत कि एक समझदार होनहार लड़का मिला है हमें हमारी बेटी के लिए, सुलझा हुआ सा लड़का है, तमीज़ से सबसे बात करता है। इनकी शादी हुई। शुरुआत में 15-20 दिन सब ठीक चल रहा था, उसके बाद से चीज़ें थोड़ी बिगड़ने लग गई, इनके बीच में लड़ाइयाँ होने लग गई, ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लग गया, हर बात में चिल्लाने लग गया, रोटी जली हुई मिलती थोड़ी सी प्लेट फेंक देता, लड़ने लग जाता, चिल्लाने लग जाता। पहले तो लड़ाइयाँ होने लग गई, बाद में तो वो लड़की से घबराने लग गई कि कब किस बात पे भड़क जाए, किस बात पे चिल्लाने लग जाए। कुछ भी छोटी सी गलती होती, अचानक से इसके अंदर का जानवर जाग जाता और ये जोर जोर से लड़ने चिल्लाने लग जाता।
हद तो एक दिन हो गई बेटा, उसने गलती से, जानबूझ के नहीं किया, उसने गलती से इसकी सब्जी में नमक नहीं डाला, ये इतना गुस्से में आ गया, उसको पीटा इसने। देख रहे हैं कैसा आदमी है ये। अब उस लड़की ने कहा अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, वो अपने पापा के घर लौट गई कि पापा मुझे तो तलाक दिला दो, मैं नहीं रह सकती इसके साथ, जानवर बन जाता है ये। आप क्या सोचने लगे बेटा? पर इस जब वो गई, उसके 10-15 दिन में इसको रियलाइज हो गया कि यार गलती हो गई, क्योंकि इससे ना तो खाना बनाना आ रहा था, इसे ना तो कपड़े धोने आ रहे थे। जब वो गई तो इसे रियलाइज हुआ कि नहीं यार गलती हो गई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ये उसको मैसेजेस करने लग गया, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। वो रिप्लाई नहीं कर रही थी। बहुत कुछ इसने कोशिश करी 5-7 दिन तक। ये उनके घर पहुंच गया, बोला कि पापा मैं जानता हूँ मेरे से गलती हुई है, आप मुझे जो सजा देना चाहो दे दो, पर मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं इसका बिल्कुल ध्यान रखूंगा, इसे परेशान नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम पहले आप पे एक बार भरोसा कर चुके, आपकी ये भोली सूरत पे भरोसा कर चुके, अगली बार हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। पर ये उनको रिक्वेस्ट करता रहा, वहीं बैठ के रोने लग गया, उनके पैरों में गिर गया, बोला कि प्लीज मुझे एक मौका और दे दो, प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। उनके पैरों में गिरा हुआ है, रिक्वेस्ट करे जा रहा है। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, और जो लड़की के पिताजी थे ना, वो भी मेरी तरह थोड़े नरम दिल के इंसान थे, पिघल गए। बोला ठीक है, उसको गुस्सा आ रहा है, ऐसे कैसे? उन्होंने कहा ठीक है, पर ये ध्यान रखना इसके बाद अगर एक भी गलती हो गई तो हम ऐसे बात नहीं करेंगे, हम कोर्ट में बात करेंगे, और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर मेरी बेटी को हल्की सी परेशानी हुई तो। इसने कहा नहीं मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, आज के बाद इसको हम बिल्कुल ध्यान से रखेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे। मान गए वो, भेज दिया इसके साथ। अब जो घर आई तो ये बहुत ध्यान रखता था उसका, गुस्सा नहीं होता था। अब ये सैटरडे या संडे को घूमने भी जाते थे, पिक्चर भी देखने जाते थे, चीजें अब ठीक चल रही थी। लगभग 3 महीने बीत चुके थे, सब कुछ सही था। 3 महीने के बाद फिर अचानक एक दिन इसके अंदर का जानवर जाग गया, इसने फिर उसकी पिटाई कर दी। अब आपको पता है अगर ऐसा कुछ होता और लड़की ने केस कर दिया, लड़की ने केस कर दिया तो पता है क्या होता है? नहीं, आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है बेटा। देखो यहां पे वो क्लेम कर सकती है शादी वगैरह में जो भी खर्चा हुआ है, ठीक है, अगर विद इन 1 ईयर ये सारी चीजें हो रही है तो वो क्लेम तक कर सकती है जो भी खर्चा हुआ है। खर्चा किसने किया था? लड़के के माँ बाप या लड़की के माँ बाप ने? लड़की ने तो खर्चा नहीं किया था, फिर भी वो केस कर सकती है, क्लेम कर सकती है। इतना ही नहीं, मैं अभी आपको और बताऊं, अगर वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट समझते हो, खुद नहीं कमा रही, आप ही पे डिपेंडेंट थी, तो आपको मेंटेनेंस का खर्चा भी देना पड़ता है। पता है कितना होता है ये? कुछ अंदाजा किसी को भी? फिक्स्ड अमाउंट वो भी कोर्ट डिसाइड करती है, पर नॉर्मली कितना होता है किसी को आइडिया है? कितना परसेंट होता है, वही मैं पूछना चाह रहा हूं। 50%। हिल गया है लड़का, समझ रहे हैं आप? तो ये ध्यान रखिएगा मेरी बात भविष्य के लिए। जानवर जागे तो बोलना चूहा बन जा, चूहा बन जा। तो कितना देना पड़ेगा? 50%। तो भैया क्या यहां पे वो जो एक्सपेंडिचर हुआ था उसकी पार्टी वो लड़की थी? नहीं, पर फिर भी वो केस कर रही है। अब ये पॉइंट पढ़ लीजिए और एग्जांपल लिख लीजिए। हाँ जी, बाद में कह रहा सर पर लड़का तो बाद में दूसरी शादी कर लेगा ना। नहीं, फिर नहीं होता, फिर नहीं होता, फिर तो नली, मतलब आप जब तक डिपेंडेंट है आप पे, आपको करना पड़ेगा। और बिल्कुल हाँ,
लड़के नहीं, लड़की की दूसरी शादी होगी तो नहीं होगा। सवाल देख रहे हैं आप, एकदम से आते हैं, बोले लगे हाथ तो पूछ ही लेता हूं। क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो गए बेटा? पक्का सब ठीक? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, या इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन कब केस कर सकता है। हमने ये बोलता ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, पर बी के बिहाफ पे सी ने कंसिडरेशन दी ए को। कल याद है बाइक वाला एग्जांपल लिया था हमने कि इन्होंने बाइक खरीदी शोरूम से, पर पेमेंट इन्होंने नहीं किया, इनके बिहाफ पे इनके फादर ने किया। कल ऐसा एग्जांपल लिया था। तो यहां कॉन्ट्रैक्ट में इन तीनों में से कौन नहीं है? तो सी है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कंसिडरेशन सी ने दी ए को, कंसिडरेशन में कौन नहीं है? तो बी है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। अब एक नियम है, जो कॉन्ट्रैक्ट में है या डिस्प्यूट में है वही एक्शन ले सकता है, वही केस कर सकता है। न्यू स्टूडेंट है बेटे? चलिए बैठ जाइए, अभी टॉपिक जरा सा बीच में हमारा है ना, नए टॉपिक से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो भैया हम बात कर रहे हैं कि केस कौन कर सकता है। तो देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट में है वो तो केस कर सकता है। बी क्या कॉन्ट्रैक्ट में है? तो कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वैलिड पार्टी है। पर क्या सी कॉन्ट्रैक्ट में है? तो कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अब हम ये पढ़ रहे हैं कब कब वो इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, जिसे हम थर्ड पार्टी बोल रहे हैं, कब कब वो इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो भी एक्शन ले सकता है। थर्ड पार्टी एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम, ये हस्बैंड वाइफ नहीं है पार्टीज। भाई शादी का खर्चा किसने किया था? शादी का खर्चा किया है लड़के के पेरेंट्स ने और लड़की के पेरेंट्स ने, पर फिर भी यहां क्लेम कौन कर रहा है? वो लड़की, जो कि उस एक्सपेंडिचर की पार्टी नहीं थी। किसके पेरेंट्स करते बेटा? नहीं, केस तो लड़की करेगी ना भाई, तलाक के लिए केस तो लड़की करेगी ना, ये लड़का करेगा। चलिए लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, उसको समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि तो टाइम नहीं निकल पाएगा। आज हमें शायद 1 घंटा ही मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है आपकी, किसकी है? मैथ्स की। चलो बढ़िया है। कौन कौन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं? कौन कौन किस किस का मैथ्स थी 11th-12th में? ओ चलो बढ़िया है फिर तो। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसको एक्सप्लेन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसकी कहानी नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। इसकी कहानी आपके एग्जाम में भी आई हुई है और आपके बुक में पीछे भी दी हुई है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ in the case of covenant, covenant, in the case of covenant, covenant, running with the land, comma, the person who purchases land with the notice that the owner of land is bound by
certain duties affecting land, comma, the covenant, covenant, affecting the land may be enforced by the successor of the seller, successor of the seller. तो इसकी कहानी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे और बचे हुए कुछ पॉइंट्स है वो नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए खेल इतना ही है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। थर्ड पॉइंट हमारा था अभी ये मैरिज वाला, बोलिए इसमें क्या डाउट है बेटा? इसमें ये था मैरिज के एक्सपेंसेस कौन कर रहा है, लड़के के पेरेंट्स और लड़की के पेरेंट्स। ठीक है, पर फिर भी अगर मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो रही, अलग होना चाह रहे हैं, तो जो फीमेल मेंबर है वो शादी के खर्चे क्लेम कर सकती है, चाहे वो खर्चे की पार्टी वो नहीं थी। ठीक है, और बोलिए क्यों पैसे निकालने आपको एटीएम से, वो खुले हैं। हाँ, सेकेंड पॉइंट में रिड्यूस इनटू राइटिंग मतलब रिटर्न में कर रहे हैं बंटवारा, लिख के बंटवारा कर रहे हैं। हाँ हाँ जी, एक बार बेटा, एक बार हेलो हेलो हेलो। सेकेंड वाले पॉइंट में था, लास्ट में बोला था डिस्प्यूट होने के बाद में क्या हुआ था, इन दोनों की लड़ाई हुई थी, बंटवारा पार्टीशन मतलब जो सेटलमेंट हो रहा है उसमें इन दोनों ने प्रॉपर्टी आपस में बांट ली थी। तो ऐसा नहीं, जो डिस्प्यूट की पार्टी नहीं थे यानी बाकी के तीन भाई, अगर उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिल रहा तो वो भी केस कर सकते हैं, हालांकि वो डिस्प्यूट में इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, ठीक है, चलिए।